तो कुछ भी नहीं हो सकता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, जब मुझे आरसीएम मिला था उस समय भी मेहनत कर रहा था। मैंने बचपन से खेतों में काम किया है, पढ़ाई की, जॉब के बाद 4-5 घंटे और मुझे आरसीएम में काम करना पड़ा था। और बहुत सारी मेरी आवाज़ तो क्लियर है ना? कुछ नेटवर्क इशू तो नहीं है? जी जी जी, कली कली। तो जैसे अभी यहाँ पर बात कर आती है मेहनत की, आरसीएम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम ना कर सकें। और ऐसा कोई अनोखा काम, ऐसा कोई बड़ा काम यहाँ पर नहीं बताया जाता है जो किसी व्यक्ति के बस में न हो। हर काम यहाँ पर ऐसा है जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। तो जो साथी पहली बार मुझे मिल रहे हैं, मैं थोड़ा अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम पुष्कर मेहरा है, मैं दिल्ली से हूँ, बेसिकली उत्तराखंड से हूँ। 30 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए। 10 साल मेरी जॉब थी, मैं इंजीनियर था, प्राइवेट जॉब थी। जब आरसीएम मिला तो आरसीएम हर किसी के पास जाता है, तो जहाँ तक है 90% लोगों के पास जब ये जाता है तो लोग समझ नहीं पाते हैं, उनको जबरदस्ती ज्वाइन करना पड़ता है। मैंने भी जबरदस्ती ज्वाइन किया था। और जब हमें कोई व्यक्ति ये बताता है कि इससे कितनी इनकम आ सकती है, इसमें क्या संभावना है, तो हमें वो बातें उस समय समझ में नहीं आती हैं। क्योंकि हमारा फोकस, हमारा माइंड सेट कुछ अलग ही तरह का रहता है उस समय। क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से मैं नौकरी करता था, तो मुझे बिजनेस की बातें या बिजनेस में आगे बढ़ना या बिजनेस करना, इस तरह की चीज़ें मेरे माइंड सेट में नहीं थी। मुझे इसलिए वो चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आई। लेकिन जब हम माहौल में जाते हैं, किसी कामयाब व्यक्ति से मिलते हैं, जब कामयाब व्यक्ति के बातों को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का असर पड़ता है। और आरसीएम को मुझे भी ज्वाइन करने में, मेरी अपलाइन को मेहनत करनी पड़ी। काफ़ी मेरे पास उन्होंने चक्कर लगाए और मुझे स्टार्ट कराने में भी उनको मेहनत करनी पड़ी। मुझे बड़ी मीटिंगों में लेके गए, 2-4 मीटिंगों में दिखाई, उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये काम है जिसमें मुझे काम करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आरसीएम एक समय ऐसा था जब इसको कोई नहीं जानता था, प्रोडक्ट नहीं थे। आज उससे कई गुना बड़ा रूप आरसीएम का हो चुका है। और उस बड़े रूप के बावजूद भी आज भी ये चैलेंज उसी तरह का बना हुआ है कि आज भी हर किसी व्यक्ति को समझाना पड़ता है, उसको विश्वास दिलाना पड़ता है, उसको यकीन दिलाना पड़ता है, उसको बहुत सारी चीज़ों को बताना पड़ता है, तब जाके वो इन चीज़ों को समझ पाता है। तो ये हमेशा ये चैलेंज तो पहले भी था और आज भी है। और कहते हैं कि संभावना और समस्याएं दोनों एक दूसरे के पूरक रहती है। जब तक किसी चीज में समस्या है तभी तक उसमें संभावना भी बनी रहती है। जब तक उसमें चैलेंज है तब तक उसमें संभावना बनी रहती है। जब चैलेंज खत्म हो गया, जब आरसीएम सबको समझ में आ जाएगा पहली बार में, तो 2 दिन में सारे लोग जुड़ जाएंगे, तो किसको मेहनत करने वाला फिर किसको बताएगा? तो थोड़ा सा हमें उसको पॉजिटिव वे में लेके काम करना चाहिए। और शुरुआती दौर में मुझे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता था कि मुझे लगता था कि शायद मेरे बस का नहीं है या मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात बताई जाती है कि आप अपने अपलाइन के संपर्क में रहो, जो कामयाब लीडर हैं उनके संपर्क में लगातार रहो, उनसे बात करते रहो। हार से आप लिख रहे हैं तो समय, किसी चीज को बिल्ड करने में समय लगता है। आरसीएम कोई रोजी रोटी कमाने वाला बिजनेस नहीं है। ये भविष्य बनाने वाला, ये बड़े सपने पूरे करने वाला, ये जिंदगी में जो खुशियां जो हमें अपने काम से नहीं मिल पाई हैं उनको पूरा करने वाला बिजनेस है। इसलिए कहते हैं जी, आप रोजी रोटी के लिए अपना काम करते रहें। आपके घर के जो खर्चे चलने हैं वो उसी काम से चलेंगे जिस काम से आपके आज भी चल रहे हैं। लेकिन उस काम से आपके सपने पूरे नहीं हो सकते, उस काम से आपका जीवन नहीं बदल सकता, उस काम से आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आरसीएम एक ऐसा काम है जिसको अगर आपने साथ साथ में अपना लिया तो ये आपके सपने भी पूरे कर सकता है। और ये जीवन में उन हर खुशी को आपको दे सकता है जो खुशियां आपको शायद आज तक नहीं मिल पाई। तो ये चीजें बहुत बाद में आके समझ में आती हैं। और बहुत सारे लोग उससे पहले आरसीएम से बाहर आउट हो जाते हैं, माहौल से बाहर निकल जाते हैं। और वो दूसरों को एग्जाम्पल देते रहते हैं, जी मैं तो काफी समय पहले आरसीएम को किया था, मैं तो बहुत पहले जुड़ा था, मैंने तो करके भी देखा है, मुझे तो आरसीएम के बारे में सारा कुछ पता है। तो यहाँ पर एक बात कही जाती है कि आपको आरसीएम में काम करते हुए दोनों तरह के लोग मिलेंगे, कुछ लोग सफल मिलेंगे, कुछ असफल मिलेंगे। आपको जैसा बनना है, आपको उसकी तरह का, जिस तरह का व्यक्ति बनना है उसकी बातों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप टेक्निकल बनना चाहते हैं तो वो टेक्निकल अचीवर ही आपको बताएगा। और वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस टेक्निकल अचीवर से पहले आरसीएम को जानते हैं।
तो बस मैंने कामयाब अपलाइनों का साथ लिया, और विनोद शर्मा जी, श्री अत्री जी, जितना इन लोगों ने जो भी कहा उस बात को मैंने फॉलो किया। रॉयल्टी भी आई, टेक्निकल भी आया, और आरसीएम से वो सारे सपने पूरे हुए जो सपने शायद उस जॉब से पूरे नहीं हो सकते थे। और धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें, सारी खुशियाँ मिली, और एक समय ऐसा आया कि फिर पैसे के लिए नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने 2007 में अपनी जॉब को रिजाइन दे दिया था। फुल टाइम आरसीएम में मैं तब से कर रहा हूँ, और आज एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ इस बिजनेस से। एक अच्छा, एक पैसिव इनकम की हम जो बात करते हैं, एक अच्छे लाइफ स्टाइल की हम जो बात करते हैं, वो सारी चीज़ें आरसीएम से आज मिल रही हैं। आज मैं अपनी बिटिया को कार सिखाने के लिए लेके गया था, और मुझे लगा पहले दिन में उसने इतनी अच्छी कार चलानी सीख ली, तो मुझे लग रहा है कि एक कार और खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि एक मैडम चलाती है, एक मैं चलाता हूँ। अब वो भी सीख जाएगी तो उसके लिए भी लेनी पड़ेगी फिर। तो ये चीजें संभव आरसीएम में ही हैं। तो आरसीएम में अगर हम आते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहाँ पर हम छोटे छोटे सपनों को भी हम दबा देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी संभावना रहती है। तो मैं आपको सीधे अपने स्लाइड शो पे लेके चलूंगा कि हमें किस तरह से इसमें काम करना है, और क्या संभावना है आरसीएम की, और क्या हमें यहाँ से मिल सकता है। एक बार मेरे को इन्फॉर्म आ कर गए। देना, मेरी स्लाइडें आ जाएंगी तो। आ गए। स्क्रीन आ गई होगी शायद। जी सर। आ गए। जी जी जी। यस। आ गए। तो आरसीएम के तीन उद्देश्य: स्वास्थ्य रक्षा, आ गई। स्वावलंबन, महिला महिला सशक्तिकरण। और इसके अलावा अभी कावेरी ये बता रही थी कि जो हमारा बहुत सारे अभियान के साथ साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं इस वर्ष की, वो भी साथ में है। और हम बात करते हैं आरसीएम की, तो आरसीएम एक दुनिया है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की दुनिया है ये। और ये दुनिया जिस व्यक्ति ने देख ली ना, उस व्यक्ति का जीवन अपने आप बदल जाता है। ब्लेसफुल लाइफ विथ आरसीएम, हेल्दी लिविंग, मीनिंगफुल ग्रोथ, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं। स्वस्थ आहार, स्वस्थ परिवार, पहला हमारा जो आरसीएम का कैटलॉग आता है उसमें स्लोगन आता है। पार्ट टाइम शुरुआत करके आप कैरियर बना सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए समान अवसर है। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है। हर व्यक्ति के लिए समान अवसर है। पैसिव इनकम की एक बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि आम आदमी के लिए पैसिव इनकम के अवसर नहीं के बराबर क्या है ही नहीं जो आरसीएम दे सकता है। रॉयल्टी के बाद आरसीएम से मिलने वाली इनकम आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है। वर्तमान में तीसरी पीढ़ी के भी एग्जाम्पल आरसीएम में है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एकमात्र ऐसी कंपनी है जहां पर तीसरी पीढ़ी तक ये सिस्टम आज जा चुका है। तो हम जिस दुनिया की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है अगर इसको गहराई से देखा जाए तो। देखो, इसमें एक इंडस्ट्री है जिसमें हम अपना कैरियर बना सकते हैं, और कैरियर बनाने के लिए बहुत बार जब हम बात करते हैं तो हम लोगों के पास जाते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता है। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोग समझ नहीं पाते हैं आज भी। अधिकांश लोग डायरेक्ट सेलिंग को जल्दी पैसा कमाने वाली स्कीम की तरफ पेश करते हैं कि जुड़ जाओ, इसमें जिंदगी बदल जाएगी, सारे काम छोड़ के हमारी कंपनी में जुड़ जाओ, लाइफ सेट हो जाएगी, 6 महीने में लाखों की इनकम आने लगेगी, 12 महीने में बीएमडब्ल्यू कार आ जाएगी। आज बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लीडर डायरेक्ट सेलिंग को इसी तरह से एक इस तरह से पेश करते हैं कि लोगों को लगता है कि यार कोई जादू की छड़ी वाला काम है शायद, इसलिए लोगों को कट भरोसा करना नहीं होता पड़ेगा है। बस। हमारी कंपनी का प्लान फास्ट इनकम प्लान है। मेरी अपलाइन ने 1 साल में 10 लाख रुपए की इनकम ली है, कुछ करना भी नहीं है। हमारी कंपनी वीकली पेमेंट देती है। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही मिलते होंगे जो कहते हैं जी आपके वहाँ महीने में आती है, तो हमारे वहाँ तो रोज आती है, रोज काम करते रोज आती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को हजम नहीं होती हैं। यहाँ पर जो हमारी बात होती है, जो टीसीजी कहते हैं कि आरसीएम को सेवा के रूप में करोगे, अगर लोगों को एक अच्छे स्वास्थ्य के रूप में अगर आप जाओगे, आप काम कर, तो लोगों को आरसीएम अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन आज और क्लियरिटी, कंसिस्टेंसी, लर्निंग, एक्शन, ये सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जैसे मैंने बताया कि क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी, निरंतरता, सीखना, और उसके साथ काम करने से हमें सफलता मिलती है। हम परंपरागत बाजार की बात करते हैं, जैसे आज जिस तरह से मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं कि आज हमारे सामने एक बहुत अच्छा एक अवसर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि आज इतनी बीमारियां हैं, आज इतने लोग परेशान हैं मिलावटी सामान से, आए दिन सारी चीजें पता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के हम लोगों के पास जाते हैं कि ये परंपरागत बाजार जो सदियों से चला आ रहा है, जिसको ग्राहक चलाता है, और पूरा इस ग्राहक को राजा कहा जाता है, भगवान कहा जाता है,
ग्राहक को, लेकिन उस राजा की हालत ऐसी है कि वो बीमारियों से घिरा हुआ है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री जो सीधे लोगों को कंपनी से जोड़ती है, बीच के बिचौलियों को हटा के। एक शब्द यहाँ पर एसोसिएट बायर, ये इतना पावरफुल शब्द है क्योंकि ग्राहक के ऊपर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जागो ग्राहक जागो, ग्राहक के ऊपर बहुत सारे सरकार ने अधिकार दिए हैं, लेकिन एसोसिएट बायर के जो अधिकार हैं, जो उसके बेनिफिट हैं, जो हमारे कानूनी हमारे कानून के द्वारा हमें मिले हुए हैं कि एसोसिएट बायर यानी कि आप इस मार्केट की जो के साथ आप एसोसिएट हो जाते हैं, आप उसका लाभ जो है आपको आने वाली पीढ़ियों तक मिलता है। तो ये बहुत सारी खूबी इस एसोसिएट बार की हैं जो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, सीधी वितरण प्रणाली से हमें मिलती है। एक ऐसा तरीका जो खरीदारी करने से हमें इनकम लेने का मौका देता है। जैसे जैसे हम दूसरों को लाभ देते हैं, वो लाभ किसी भी रूप में हो सकते हैं। आप 100 लोगों की हेल्थ सही कराने का आप बीड़ा उठाओ, जैसे भी टीसीजी का चल रहा है, सेहत मित्र सेहत पे हम जो काम कर रहे हैं, आप 100 लोगों की स्वास्थ्य सही कर दोगे, आपकी इनकम ऑलरेडी 8-10 हज़ार की आनी शुरू हो जाएगी। इतने सारे प्रोडक्ट यूजर आपके हो जाएंगे। आप दूसरों को इनकम देने के लिए काम करोगे तो आपकी ऑलरेडी इनकम उससे ज्यादा हो जाएगी। तो जब हम दूसरों को लाभ देते हैं तभी यहाँ पर हमारी इनकम आती है। तो ये एक परिवर्तन है, व्यवस्था परिवर्तन है। इसके बारे में काफी सारी चीजें आपको पहले से भी पता है। वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा डायरेक्ट सेलिंग पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा कारोबार है जो 200 सालों से काम कर रहा है। लेकिन इंडिया में एक ये पहले दौर से ये इंडस्ट्री अभी गुजरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी संभावना है। किसी भी इंडस्ट्री का आमतौर पर 4 चरणों में देखा जाता है इंडस्ट्री का विकास। पहला फेज जैसे हमारा 2000 से 2025 का शुरुआती चरण बोलते हैं इसको, ये जो रहा था, इसमें बहुत सारी चीजें थी, इसमें बहुत सारी उठापटक रही, बहुत सारी कंपनियां आई गई। इसमें सरकार ने समीक्षा करी, कानून बना, और कानून बनने के बाद एक 2021 के बाद इसमें धीरे धीरे करके ग्रोथ आनी शुरू हुई। सेकंड फेज इसका 2026 से 2050। किसी भी इंडस्ट्री का सेकंड फेज को ग्रोथ या विकास का चरण कहा जाता है। हम एक ग्रोथ फेज में एंटर कर चुके हैं। और उसके अलावा थर्ड फोर्थ फेज, ये 4 फेज किसी भी इंडस्ट्री के होते हैं। और हम बिल्कुल एक ऐसे दौर पे हैं जहां पर ग्रोथ फेज, यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं जी अभी बहुत सारा कंपटीशन है, बड़ी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं। मैं कहता हूँ जी आरसीएम का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। आरसीएम के जैसे प्रोडक्ट लेके आने में बहुत सारी कंपनियों को 50 साल लग जाएंगे साहब। हो सकता है 2050 से कंपटीशन का दौर आ जाए, आरसीएम के जैसे, आरसीएम का जैसा कॉन्सेप्ट लेके कंपनी आ जाए। लेकिन न आरसीएम का जैसा कॉन्सेप्ट किसी के पास है, न आरसीएम के जैसे प्रोडक्ट हैं, न टीसी छावड़ा जैसे शख्सियत किसी कंपनी के पास है। तो ये अभी एक ऐसा दौर है जहां पर हम ग्रोथ फेज में हैं। और किसी भी इंडस्ट्री का ग्रोथ फेज जो है एक ऐसा टाइम होता है जहां पर सबसे ज्यादा आगे बढ़ने का मौका रहता है। और हम अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो जैसे यूएस में लगभग थर्ड फेज में ये डायरेक्ट सेलिंग इंटर कर चुकी है, क्योंकि वहां पर शुरुआत 2000 1911 के आसपास मानी जाती है, लेकिन 1950 से शुरुआत वहां पर है करके ये बहुत सारे न्यूज़पेपरों में रहता है। सेक्ट वहाँ पर कानून 1973 में कानून बन चुका था, इंडिया से 50 साल पहले। 1993 में वहाँ के राष्ट्रपति का मैसेज था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है। अमेरिका की तरह ये हर किसी देश को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकती है। और यही प्रक्रिया जो पहला चरण का था इंडिया में, अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में शुरुआत 2000 से हुई थी। 2016 में सरकार ने गाइडलाइन जारी करी, 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, 2021 में इस पर कानून बना। और कानून बनने के बाद लगभग ये 4-5 साल की ये इंडस्ट्री आज है जो अभी अपने ग्रोथ फेज में एंटर कर चुकी है। और भारत में लाखों लोगों के लिए ये एक वरदान है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे बहुत कुछ पता है। ये फिफ्थ की केपीएमजी की स्टडी है जी, ये 94 पेज की स्टडी है इसकी, है डायरेक्ट सेलिंग ग्लोबल इंडस्ट्री एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ इंडियन। 2016 डायरेक्ट, 2014, 2019, 2012 से लेकर लगभग 50-50, 100 पेज की इतनी सारी स्टडी हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। अगर आप इन स्टडी को देखेंगे तो इसमें बहुत सारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट की जो हैं अपनी राय है कि इंडिया की जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, चाहे बीमारी हो, बेरोजगारी हो, महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, लेकिन सरकार के पास कोई भी ऐसा चारा नहीं है। हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, मेक इन इंडिया की, हम स्वदेशी अभियान की हम बात करते हैं। बहुत सारे लोग स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ वाले नारे को भी लगाते हैं, लेकिन इसका समाधान है तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पास है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और 2014 में ऑफिशियली पहला स्टेटमेंट भारत सरकार की तरफ से आया था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज 21st सेंचुरी बिजनेस।
और दिस विल गिव रेवेन्यू ऑफ 9,000 करोड़ टू इंडिया गवर्नमेंट टिल 2025। ये पहला स्टेटमेंट था जो रामविलास पासवान जब केंद्रीय मंत्री थे, जब डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन की प्रक्रिया चल रही थी। और उसके बाद लगभग 10 सालों के बाद आज उसी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, भारत सरकार का स्टेटमेंट आता है कि इंडस्ट्री युवा युवतियों को रोजगार दे रही है, अच्छी गुणवत्ता का सामान मार्केट में लाकर लोगों को रोजगार का साधन बन रही है और देश की जीडीपी को बढ़ाने में सहयोग कर रही है। ये अभी मात्र 10 साल की छोटी सा अंतराल है, लेकिन कहते हैं जी अभी तो एक बहुत बड़ा फेज हमें पार करना बाकी है, इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। तो ये इंडस्ट्री अब चौथे दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां पर रनवे तैयार हो चुके हैं, हाईवे तैयार हो चुके हैं। आने वाले समय में भारत सबसे ज्यादा उपयुक्त देश, पूरी दुनिया में सबसे उपयुक्त देश भारत है डायरेक्ट सेलिंग में। ये स्टडी इंडिया की नहीं है, ये बाहर की भी स्टडी है, क्योंकि 145 करोड़ की आबादी, 60% युवा लोग, क्योंकि आज अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, चाइना तक जैसे देश में आज लगभग 70% आबादी बूढ़े लोगों की आबादी हो चुकी है, युवाओं की बहुत कमी हो चुकी है। लेकिन भारत युवाओं का देश है आज। यहाँ पर बेरोजगारी चरम पर है, यहाँ पर महिलाओं की आबादी, जिसके लिए सरकार के पास अभी तक कोई भी उपयुक्त काम नहीं है, जिसमें इंडस्ट्री बहुत बड़ा काम कर सकती है। अगर हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ की बात करते हैं, सीएजीआर की, तो 2018-2021 में 15% की ग्रोथ थी, 2021 से 24 में 8.8%, और 2024 से 27 में 15 से 17% तक की ग्रोथ का अनुमान है। अगर इसी तरह की ग्रोथ पर अगर ये इंडस्ट्री काम करती है तो आने वाले 10 सालों में गोल्डन टाइम इस इंडस्ट्री का बताया जाता है इंडिया के लिए। तो अगर हम अभी तक हमने आधे अधूरे मन से या लापरवाही करी है, तो अब लापरवाही करने का समय नहीं है। अब हम एक बहुत अच्छे दौर में आरसीएम में, आज हम डायरेक्ट सेलिंग के दौर में आ चुके हैं। तो आज आरसीएम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी ताकत बन चुका है आम आदमी के लिए। देखो ये रेल का इंजन आपको दिख रहा है, ये इंजन के पीछे 20-20, 50-50 डब्बे, छत्तीसगढ़ में मैं जाता हूँ वहां तो 150-150 डब्बे जुड़े रहते हैं, और ऊपर से कोयला भरा रहता है उसमें। ये इंजन इतना ताकतवर होता है कि 100-100 डब्बों को खींच के ले जाता है। लेकिन यही इंजन अगर सड़क पर चलाया जाए तो ये इंजन खुद को भी नहीं खींच सकता है, क्योंकि इंजन की ताकत उस पटरी पर काम करती है, ट्रैक पर काम करती है। और ये ट्रैक है जो उसकी इंजन की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। और आज आम आदमी की बात करें तो आम आदमी के पास कोई भी ऐसा ट्रैक नहीं है, कोई जरिया नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर वो अपनी अपनी ताकत को वो पूरी तरह से इस्तेमाल कर सके। आरसीएम ने वही चीज दी है आज, पूरे एक ऐसा सिस्टम तैयार करके दिया है पूरे हिंदुस्तान में, जहां पर डिलीवरी सिस्टम है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, जहां पर 600 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। सुबह 6:30 बजे से गुरुकुल का कार्यक्रम चल जाता है, दिन में 1 बजे महिलाओं का कार्यक्रम चलता है, 1 PM जे आर सी एम, 7 बजे न्यूट्री चार्ज उड़ान, न्यूट्री चार्ज किशोर, जूम, यूएलपी, गुड डॉट, हरी संजीवनी, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलते रहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम आज बन चुका है। अगर इस ताकत को एक आदमी पहचान ले तो अपनी ताकत को कई गुना ज्यादा बड़ा कर सकता है, और कंपनी का परिचय देने की आज आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भारत का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर ये बिजनेस ना पहुंचा हो। और हमारे पास लाजवाब प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करें तो दैनिक उपयोगी, स्वास्थ्यवर्धक, हाई क्वालिटी, रिजनेबल प्राइस। देखो यहाँ पर एक रिजनेबल प्राइस लिखा है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी आरसीएम का सामान सस्ता मिलता है। देखो आरसीएम का सामान सस्ता नहीं मिलता साहब, रिजनेबल प्राइस पर मिलता है। क्योंकि सस्ते के चक्कर में बहुत सारे लोग ना वही नमक और साबुन में अटक जाते हैं। अभी कंपनी ने 3 रुपये साबुन के रेट बढ़ा दिए तो बहुत सारे लोग परेशान हैं। मुझे लग रहा है कि कंपनी की तैयारी होगी, शायद ये 9 रुपये का साबुन, 9 रुपये का साबुन करके आरसीएम को 9 रुपये का लोगों ने बना दिया है। देखो हमारे पास वाजिब कीमत के प्रोडक्ट हैं। आरसीएम के प्रोडक्ट की क्वालिटी की अगर मार्केट से कंपेयर करें तो इस क्वालिटी में इस रेट के प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन हम अगर बात करें तो सस्ते की बात नहीं, हम क्वालिटी की बात करते हैं आरसीएम में। और एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जो आम आदमी को एक सिस्टम की ताकत देता है। देखो दूधिया एक कंपनी भी बेचती है, मदर डेयरी, अमूल पराग, एक दूधिया दूध भी बेचता है। दूधिया 1 लीटर में 20 रुपये प्रॉफिट कमाता है, तो रिटेल प्रॉफिट, तो ये कंपनियां 10-20 पैसे के प्रॉफिट से काम करती हैं। ये दूधिया रिटेल प्रॉफिट ज्यादा कमाते हुए भी गरीब क्यों है? क्योंकि इसके पास कोई सिस्टम नहीं है। ये अनऑर्गेनाइज रिटेल में काम कर रहा है, लेकिन आरसीएम सिस्टमाइज ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर है, जहां पर आप मार्जिन तो कम आपको मिल सकता है, लेकिन सिस्टम के साथ जब आप काम करते हैं तो मार्जिन कई गुना बड़ा हो जाता है। क्योंकि दूधिया अगर 10 दिन दूध बेचना बंद कर ले तो किसकी इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन यही कंपनी का मालिक अगर 1 महीने घूमने चले जाए तो इसकी इनकम कभी कम नहीं होगी। और इस तरह से सिस्टम काम करता है। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अगर बात करी जाए तो बहुत सारे लोगों को लगता है
यार यहाँ पर सक्सेस रेशियो, मतलब जुड़ते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन कामयाब बहुत कम लोग हो पाते हैं, इस तरह का एक लोगों को आरसीएम के बारे में बताया जाता है जी। इसमें हर कोई व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाता, थोड़ा मुश्किल है कामयाब होना। देखो, जिंदगी में कोई भी काम ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग की, तो डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट क्या है, आरसीएम और किसी अन्य कार्य में क्या अंतर है? डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। आपका जो भी टाइम हो, जब टाइम हो तब आप काम करें, करें नहीं करें, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। आप 20 घंटे काम करें, कोई आपको ज्यादा शाबाशी देने वाला भी नहीं है। आप बिल्कुल न करें, कोई ये भी कहने वाला नहीं है कि क्यों नहीं कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो लॉस नो बॉस, ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत बताई जाती है। लेकिन यही सबसे बड़ी कमजोरी डायरेक्ट सेलिंग में हो जाती है, जब लोग इन चीजों को अपनी अकर्मण्यता का आधार बना देते हैं, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, पैसा डूबना नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग की ये ताकत कभी आपके लिए कमजोरी बन जाती है। अगर आज बात करें नौकरी की, किसी भी नौकरी में अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो आपकी डिग्री और आपकी स्किल के हिसाब से आपको जॉब लगेगी। और आपने अगर बड़ी डिग्री ली, बड़ी पढ़ाई करी, आपके पास अच्छी स्किल है, तब जाके आपको अच्छी जॉब मिलती है। लेकिन जो नौकरी का अगर हम बात करें, तो जॉब की हम बात करें, तो सबसे पहले तो उसमें आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं या जो भी आपकी हैं वो होनी चाहिए आपके पास। लगभग 8 10 12 घंटे काम, ऐसा नहीं कि एक दिन काम करना है, डेली काम करना है। ड्यूटी की टाइम 9 से 5 है तो फिक्स है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आप 2 दिन अगर 5 मिनट लेट हो जाते हो, तीसरे दिन आपकी अपसेंट लग जाती है। 5 बजे से पहले आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। क्या करना है, कितना करना है, पूरा टारगेट सेट रहता है, आपको वो काम करके आना ही पड़ता है। यहाँ पर लोगों को महीने हो जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता क्या करना है, कितना करना है, कोई टारगेट ही नहीं होता। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति के पास टी ब्रेक, लंच ब्रेक का फिक्स टाइम होता है। 15 मिनट का टी ब्रेक का टाइम है, तो 15 मिनट की चाय पीने के बाद फिर काम पे लग जाता है। लंच ब्रेक फिक्स है। यहाँ बहुत सारे लोग अपने घर में पहले तो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर सोचते हैं क्या चलो अभी गर्मी हो रही है थोड़ा लेट लेता हूँ, फिर लंच का टाइम हो जाता है, फिर लंच ब्रेक करते हैं, आराम करते हैं, फिर पता लगा शाम हो गई, फिर बोलते हैं जी कल मैं जाऊंगा। तो मतलब यहाँ पर कोई भी सिस्टम नहीं है ऐसा। लोगों ने इस सिस्टम को एक अकर्मण्यता का आधार बना दिया है। साप्ताहिक अवकाश, किसी नौकरी में अगर बात करें तो 56 दिन के संडे, 12 दिन की ईएल, 12 दिन के त्योहारों की छुट्टी मिला के लगभग 80 85 दिन की छुट्टी होती है। और एवरेज एक वर्ष में 365 में से 80 दिन घटा दें तो 285 दिन नौकरी करने वाला दौड़ता था। 285 दिन नौकरी करने वाला दौड़ता है। 9 से 5, 8 से 8, मैं तो 12 घंटे की जॉब करता था। और डेली काम करता है, डेली काम करता है। उसके बाद उसको 10,000 20,000 25,000 30,000 40,000 की नौकरी में सैलरी मिलती है। मैं कह रहा हूँ इसी जॉब की तरह अगर कोई व्यक्ति आरसीएम को करने लगे ना, इसी जॉब की तरह, बिल्कुल इसी जॉब की तरह, डेली एक 8 घंटे 12 घंटे काम करना है। बिल्कुल लंच टाइम और टी ब्रेक टाइम बिल्कुल अपना शॉर्ट रखे, क्योंकि लोग खाने में लगे रहते हैं। बहुत सारे लोग तो निकलते कम है, खाते ज्यादा हैं बाहर भी। और अगर 365 दिन में 285 छोड़ो, अगर 100 दिन भी कोई बंदा आरसी में फुल टाइम काम कर ले, तो मैं कह रहा हूँ जी उसकी 1 लाख की इनकम एक साल में कोई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि हम ये करते भी हैं। इसलिए यहाँ पर सक्सेस रेशियो की जो बात करते हैं ना, सक्सेस रेशियो कम है। और अगर हम नौकरी की बात करें, आज इंडिया इंडिया प्रोड्यूस 1.5 मिलियन इंजीनियर ईयर। एक साल में लगभग 1.5 मिलियन इंजीनियर निकलते हैं जी इंडिया में, और ज्यादातर उसमें अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। 3% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट गेट हाई क्वालिटी जॉब, और बाकी अपना रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। मैं तो एक ऐसे इंजीनियर से मिला अभी 4 साल पहले, उसने बीटेक किया, अभी डॉक्टर की दुकान खोल के बैठा हुआ। बोला जी ढंग की नौकरी मिली नहीं, और मैं मेडिकल स्टोर में पहले काम करता था, अब मैंने डॉक्टर की दुकान खोल ली है। ये स्थिति है इंडिया में। रोजगार की, एमबीए करने के बाद 10,000 की नौकरी करने को मजबूर हैं लोग। तो ये हमारी, अगर शिक्षा का अगर आप सक्सेस रेशियो देखें, तो मुश्किल से 2 या 3% लोग सक्सेस हो पाते हैं। लेकिन अगर आप इस काम को इस तरीके से कर देते हैं, तो यहाँ पर 100% सक्सेस हो सकता है, क्योंकि लोग करते नहीं है इसको। इस तरीके से करना पड़ेगा। और मैं जो मेन बात आज बताने जा रहा हूँ आपको, अभी अभी लगभग 10 दिन पहले की न्यूज है, 14 जून को। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई छोड़ो, धंधा सीखो, देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की यूथ को सलाह। ये हैं वी अनंत नागेश्वर जी, जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, अनंत नागेश्वर। उन्होंने युवाओं को परामर्श दिया है कि कैरियर के रास्ते को छोड़कर ट्रेड स्किल और व्यवहार कौशल, जो हम बात कर रहे हैं, मानव केंद्रित पेशों पर ध्यान देने की सलाह दी है। क्योंकि अभी जिस तरह का
मार्केट में जैसे लोग इंजीनियर बन रहे हैं, जिस तरह से कंप्यूटर साइंस में, जिस तरह से एआई ने इतनी सारी नौकरियां खत्म कर दी हैं, और आने वाले 10 सालों में ये बताया जा रहा है कि लगभग लगभग 70% सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेरोजगार हो जाएंगे। और उनका जो काम करने का जो उनका वर्क पैटर्न है, हम तो 12 12 घंटे काम करने वाले लोग, तो हमें आरसे मिला तो हमने यहाँ भी काम किया, लेकिन ऐसे लोग हैं जो 5 डे वर्क करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, वो दुनिया में और कोई काम दूसरा कर भी नहीं सकते हैं। तो इनकी पहले से ही अपील है कि आप अपना कोई और धंधा देखो, क्योंकि अगर एआई की बात करी जाए तो हम जिस काम को कर रहे हैं, ये मानव केंद्रित पेशा है, ये व्यवहार कौशल का पेशा है। अगर हम बात व्यवहारिक कौशल का पेशा है जिसको हम कर रहे हैं, इसमें एआई कुछ कर ही नहीं सकता, कभी टेक्नोलॉजी कुछ कर ही नहीं सकती कभी। ये सबसे सेफ पेशा है जिसमें हम लोग आज काम कर रहे हैं। अगर हम खुद के व्यवसाय की बात करते हैं, हम खुद के व्यवसाय की अगर बात करते हैं तो आज कोई भी व्यवसाय 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए, जितने आप रिस्क लोगे उतना रिवार्ड आपको मिलेगा। बिना पैसे के व्यवसाय नहीं चलता है। अगर व्यवसाय की भी बात करें तो व्यवसाय में स्थिति बहुत खराब है साहब, इन्वेस्टमेंट की कोई सीमा नहीं है। मिथुन कुमार जी, आपकी लाइन खिंच गई। और डेली वर्किंग, कोई छुट्टी नहीं है साहब, रोज काम करना है, रोज काम करना है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि अब अगले महीने, अगले 4 दिन के बाद छुट्टी हो जाएगी। डेली वो रनिंग एक्सपेंसेस, कि रोज पैसा लगाना है। तो लोगों को एक महीने में एक मीटिंग में आने को बोला जाता है तो 100 150 रुपए की टिकट के ऊपर ओनर होता है, लेकिन यहाँ पर डेली एक्सपेंसेस होते हैं। बिजनेस में लॉस है तो भी काम करना, नो प्रॉफिट नो लॉस तो भी काम करना। जिसने उधार लिया वो पीछे पड़ा हुआ है, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। और जिसको उधार दे दिया वो दे नहीं रहा, उसके पीछे खुद पड़े हुए हैं, मेरे पैसे दो मेरे पैसे दो। बच्चे कहते हैं पापा कोई कार खरीद लो, बोलता बेटा पैसे नहीं है। पत्नी कहती चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो बोलता समय ही नहीं है। और कर्मचारी रखा तो उसको सैलरी की टेंशन, कोई छुट्टी में चला गया तो उसके हिस्से का भी काम करना। तो कहते हैं छोटा बिजनेसमैन जो है रामू काका बना रहता है जी, हर समय हर समय रामू काका, जी आया जी आया जी आया। और ये स्थिति है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो कहती है कि लगभग 8 में से 10 बिजनेस फेल हो जाते हैं 18 महीने के अंदर में, अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है। अगर इसी तरह से अगर आरसीएम में काम कर दिया जाए, देखो अन्य व्यवसाय और डायरेक्ट सेलिंग में क्या फर्क है। अन्य व्यवसाय में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डेडिकेशन, वर्किंग कैपिटल, पैशन, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन। आरसीएम में भी यहाँ पर सबल होने में समय लगेगा। सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जीरो है, लेकिन बाकी काम तो वो सारे हैं ही हैं यहाँ पर, जो वहां पर करने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर पैसा लगा है, वहां पर डूबने का खतरा है। तो लोगों को लगता है कि यार नहीं, यहाँ पर काम करने चाहिए, बारसी में कोई डूबने का खतरा नहीं है। तो अगर इस काम को किसी बिजनेस की तरह कर दिया जाए ना, मैं कह रहा हूँ एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपए लगा के अपने बिजनेस को बिल्कुल जी जान से करता है, 5 साल के बाद गारंटी नहीं है कि उसका बिजनेस चल जाए। लेकिन अगर हम बात करते हैं आरसीएम की, तो यहाँ पर बेगर पैसे लगाए 5 साल में वो 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट वाले के इनकम को पीछे छोड़ के उससे आगे निकल सकता है, इतनी संभावना यहाँ पर है। लेकिन ये अवसर तो बड़ा है, बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं होता है, इच्छा शक्ति की कमी है, और सोच छोटी है, छोटी सोच और पैर की मोच कहते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ने देती। ये बरगद का पेड़ है, देखो ये जमीन पर लगा हुआ है, ये गमले के ऊपर लगा हुआ। ये गमले के ऊपर लगे हुए बरगद के पेड़ में कितना ही पानी डाल लो, कितनी खाद डाल लो, ये 100 साल के बाद भी इतना ही रहेगा जी। बहुत बार हमारी सोच भी एक संकुचित दायरे में सिकुड़ी रहती है, हम उसको बढ़ने नहीं देते। ये बरगद का पेड़ जो जमीन में है, इसकी जड़ें विशाल, इसकी अनंत इसकी चल रही हैं, क्योंकि उसमें कोई लिमिट ही नहीं है, कोई रोक नहीं है। बहुत बार हमारी सोच भी एक गमले में लगे पौधे की तरह होती है, इसलिए अपनी सोच को बड़ा करना बहुत जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट में हम काम करेंगे तो भी ये समझ में तभी ये बिजनेस चलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मेरी टीम में अच्छे लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, अच्छे लोग मिलेंगे तब बढ़ेगा। यहाँ पर एक बात आती है, बिल्ड योर सेल्फ। ये बिजनेस खुद से चलता है, लोगों से नहीं चलता है। ना आपकी अपलाइन चलाती है ना आपकी डाउनलाइन चलाती है, बिजनेस चलाते हैं तो आप खुद चलाते हैं। तो कहते हैं ना वो कि डायलॉग है फिल्म का कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, तो आरसीएम में यह बोला जाता है कि चलता है आरसीएम, चलाने वाला चाहिए। इस विचार को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि लोग अच्छे लोग मिलेंगे तब बिजनेस चलेगा। अपने आप को देखो, ताश के गेम में जीत इस बात पर निर्भर नहीं कि आपके पास कैसे पत्ते हैं, इस बात पर है कि आप खेलते कैसे हैं। हर परिस्थिति में खुद खुश रहना। पतंग का असली रोमांच सिर्फ ऊंचाई पर स्थिर रहने में नहीं। पतंग बचपन में आपने उड़ाई होगी, जब ऊपर एक जगह खड़ी रहती है ना, मजा नहीं आता। लेकिन वही गुलाटी मार के जब नीचे आती है
फिर उसको ऊपर उड़ाया जाता है। तो वो जीवन का एक बहुत गहरा दर्शन है। जीवन में खुशी तभी मिलती है जब हम नीचे गिरने के बाद ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, और आरसीएम में ये मौके आपको बहुत मिलेंगे। और जितनी बार आप नीचे गिर के उठोगे, आपके लिए जीवन में नया रोमांस होगा। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, अपने जैसे लोगों का निर्माण करते हैं। आप जैसे चाहते हैं वैसे आप पहले बन के दिखाएं। वी बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड दिस बिजनेस। तो सफलता का फलसफा यहाँ पर वो बताया जाता है। बहुत सारे लोग कंपनी को ये करना चाहिए, अपलाइन को वो करना चाहिए, डाउनलाइन को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, इसी बात में उलझे रहते हैं। दूसरों के काम पे फोकस करोगे जिसका नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है, तो आपकी समस्याएं बढ़ेंगी, आपका प्रभाव कम होगा। और अपने काम पर फोकस करोगे जो आपके हाथ में है, तो आपका प्रभाव बढ़ेगा और समस्याएं कम होंगी। ये जीवन का फलसफा है कामयाबी का। यही चीज यहाँ पर लागू होती है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना। हम सबसे बड़ा चैलेंज हमारे माइंडसेट को इस बिजनेस के अनुरूप बनाए रखना। गर्दन के नीचे और गर्दन के ऊपर के दो भाग हैं, दोनों को काम करने के लिए सही खुराक की आवश्यकता होती है। किसी भी काम में सफलता और असफलता में मन स्थिति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जिग जिगलर एक बहुत बड़े राइटर हैं, वो कहते हैं कि अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी सफल नहीं हो रहे हैं, तो द ओनली वन थिंग इज रिक्वायर्ड टू चेकअप इज नेकअप। आप गर्दन से ऊपर वाले हिस्से को चेक करें एक बार, कहीं वहां तो समस्या नहीं है, क्योंकि वही समस्या आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। और स्टेट ऑफ माइंड को पॉजिटिव बनाए रखने का एक ही तरीका है, अपने माइंड को पॉजिटिव कमांड देना जितना हो। मेरी टीम अच्छी नहीं, मेरा अपलाइन अच्छा नहीं, मेरे वहाँ ये समस्या, ये पीयूसी खराब, वो खराब। बहुत बार हम नेगेटिव चीजों को इतनी बार सोचते हैं जिससे हमारा स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव हो जाता है। माइंड प्रोग्रामिंग करना, माइंड प्रोग्रामिंग एक बहुत बड़ी प्रोसेस को अपन शॉर्ट में यहाँ पर लेते हैं। एक बहुत बड़ा इसके ऊपर ट्रेनिंग रहती है कि जिस विचार को हम लगातार लगातार आपको डाउनलाइन अच्छी बनानी है, तो बार बार आप एक ही विचार दिमाग में लाओ। मेरी डाउनलाइन बहुत अच्छी, मेरी डाउनलाइन बहुत अच्छी, मेरे प्रोडक्ट बहुत अच्छे, मेरा सिस्टम बहुत अच्छा, आरसीएम बहुत अच्छा, मेरी अपलाइन बहुत अच्छी। ये बार बार आप दोहराओगे ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्राम हो जाता है, ऑटोमेटिक वो चीजें अच्छी होने लगती हैं। और यहाँ पर हैबिट बिल्डिंग, माइंड प्रोग्रामिंग के बाद हैबिट बिल्डिंग एक बहुत बड़ी प्रोसेस है यहाँ पर। क्योंकि सफलता के लिए आदतों का निर्माण बहुत जरूरी है। सफलता कोई एक काम नहीं, बल्कि रोज दोहराई जाने वाली अच्छी आदतों का परिणाम है। आरसीएम में सफलता टैलेंट से नहीं, सही आदतों से मिलती है। अच्छी आदतों को बनाना तो कठिन है, लेकिन उसके साथ जीवन जीना आसान हो जाता है। रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करके हम असाधारण परिणाम हमें मिल सकते हैं। और एक कोट है अब्दुल कलाम जी का कि आप भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अपनी आदतों को बदलेंगे। आदत बदलेंगे तो आपको भविष्य अपने आप बदलेगा। हमें क्या आदत बनानी है? बिग जर्नी बिगिन विथ स्मॉल स्टेप। ये 90 दिन की प्रक्रिया में स्वस्थ रहना है, डेली प्रोडक्ट सेल करने की आदत, डेली कल क्या करना है एक दिन पहले उसको लिस्ट बना के रखने की आदत, लिस्ट बनाकर लोगों को लिस्ट में नाम जोड़ते रहने की आदत, रोज 2 लोगों से मिलो, टीम के 10 साथियों से बात करो, डायमंड क्लब करो, पूरी टीम के साथ खरीदारी 10 से पहले करो, वीकली शेड्यूल बना के काम करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि टाइम की कमी है। ये अपनी आदतों का हिस्सा बनाएं। 90 दिन इस काम को, कोई भी काम ना छोड़ें इसमें। धीरे धीरे आपको इस काम को करने में मजा आने लगेगा। आपका शरीर बोलेगा कि यार ये काम तो आसान है। क्योंकि हमारी हैबिट जो होती है ना, हैबिट ऑफ सेल्फ ग्रोथ, अगर हम बात करें कि आप ब्लेम करने की आदत होती है, आप ब्लेम करना जिस दिन बंद कर देते हैं, उस दिन आप ग्रोथ माइंडसेट में आ जाते हैं। जब आप जस्टिफाई अपने आप को, आप तर्क वितर्क देना बंद कर देते हैं, उस दिन आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। जिस दिन आप अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिस दिन आप बहाने बनाने बंद कर देते हैं, जिस दिन आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, जिस दिन आप अननेसेसरी पास्ट टाइम एक्टिविटी बंद कर देते हैं, जिस दिन आप सेल्फ एनालिसिस स्टार्ट एनालिसिस करते हैं, उस दिन आपकी ग्रोइंग शुरू हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीजें जो हमारी हैबिट में चलनी है, और सेम घर के खर्चे चलाने वाला काम नहीं है, लॉन्ग टर्म गेम है। इसके लिए कम से कम 5 साल का विजन होना जरूरी है। क्योंकि पैसा जल्दीबाजी में भिखारी को मिलता है जी, मजदूर को मिलता है। एक बड़ा बिजनेसमैन 5 साल का इन्वेस्टमेंट करके आरसी में काम करता है और अपने बिजनेस को चलाता है। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, इसके बाद मेरी मीटिंग समाप्त हो रही है। एक व्यक्ति की नौकरी लगी, उसको सैलरी के 2 विकल्प मिले। पहला विकल्प मिला कि उसको पर डे 2,000 के हिसाब से महीने में 30 दिन में 60,000 रुपये की सैलरी मिलेगी पर डे। दूसरा विकल्प मिला कि उसको पहले दिन 1 पैसा मिलेगा, फिर वो 30 तारीख तक वो डबल होते हुए मिलेगा। दूसरे दिन 2 पैसा, पैसे की बात कर रहा हूँ, रुपए की नहीं। फिर 8 पैसा, 16 पैसा, ऐसी कर करके महीने के लास्ट में जो भी बनेगा उतना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर अभी टाइम नहीं है सवाल पूछने का, क्योंकि हमारे जैसे समझदार आदमी जो है ना, ऑप्शन यही चूजता है, क्योंकि उसको पता लगता है कि पहले दिन से 2,000 मिल रहे हैं। तो 2 पैसे 4 पैसे से क्या करेंगे? तो थोड़ा सा अगर हम इसको लॉन्ग टर्म विजन में लेके चलें, पहले दिन एक व्यक्ति ने ऑप्शन ए चुना, एक ने बी चुना,
एक को 2000 मिले, एक को 1 पैसा मिला, दूसरे दिन एक को 2000, एक को 4 पैसे, तीसरे दिन एक को 2008 पैसे, 2016 पैसे, 2032 पैसे, 7वें दिन 64 पैसे, 8वें दिन 128 पैसे, 9वें दिन 256 पैसे, 10वें दिन 512 पैसे। और 10 दिन के बाद टोटल इनकम, 10 दिन की इस व्यक्ति ए वाले व्यक्ति की इनकम है 20,000, और दूसरे व्यक्ति की इनकम है 10 रुपये 23 पैसे। और ये आरसीएम में भी लोगों के साथ होता है जी। लोगों को लगता है कि यार मेरी सैलरी तो 20,000 है, लेकिन आरसीएम से तो 500 की इनकम आ रही है। वो अपने पैसे को यहाँ पर कंपेरिजन करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन पर काम करता है सिस्टम। इसके लिए टिका रहना पड़ता है। अगर आप 10 दिन की इनकम को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो आरसीएम में लोग टिक नहीं पाते हैं इसको, लेकिन आगे बढ़ाते हैं। तो 11वें दिन ये इनकम 2010 रुपये 24 पैसे, 2020 रुपये, 2040 रुपये, 82 रुपये, 15वें दिन 164, 16वें दिन 388, 17वें दिन 656, 18वें दिन 1312, 19वें दिन 2684, और 20वें दिन 5248। फिर भी ये टोटल इनकम इस व्यक्ति की 20 दिन की 40,000, इसकी 10,000 है। यानी कि वाइटल में आने के बाद भी बहुत सारे लोग आरसीएम को छोड़ देते हैं, टिक नहीं पाते हैं। अब असली खेल यहाँ से शुरू होता है, जो लोग टिके रहते हैं, लगातार काम करते हैं। 21वें दिन 2000, और ये इसकी होगी 10,000 डबल होके, 2000, 20,000, 2000, 40,000, 2000, 83,000, 1,67,000, 3,35,000, 27वें दिन में 6,71,000, 28वें दिन में 13 लाख, 29वें दिन में 26 लाख, और 30वें दिन में 53 लाख। अब टोटल इनकम को जोड़ते हैं तो ये व्यक्ति की 60,000 पहले से फिक्स थी, इसकी बनती है 1,07,47,47,000। ये लोगों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि विजन नहीं होता लोगों का। और लोग इसलिए पहले, दूसरे, तीसरे साल में आरसीएम को छोड़ चुके होते हैं। तो ये एक विकल्प दो, आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। आप जो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो आपका विकल्प ए है जी। विकल्प बी है आरसीएम। आपको अगर आप स्टार्टअप फेज, ये 1 से 10 को आप पहला साल मान लो, हो सकता है आपका ये पहला साल, हो सकता है 6 महीने का ये फेज हो, जहां पर आपका बिगनर या बिगनर से नीचे का बिजनेस रहता है, जहां पर आपकी इनकम बहुत कम होती है। दूसरा फेज यहाँ पर रहता है जो ग्रोथ फेज रहता है, जहां पर आपको कुछ इनकम आने लगती है, वहां पर कुछ और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन वहां पर टीम में डुप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है, तो लोग को लगता है कि यार कोई काम ही नहीं कर रहा, मैं अकेले कर रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, वहाँ पर भीलवाड़ा विजिट के लिए लोगों को भर के लेके आना पड़ता है, वहाँ पर बड़ी मीटिंग में लेके जाना पड़ता है, तब ग्रोथ होती है। और अगर ये काम कर जाए तो तीसरा स्पीड अप फेज अपने आप आ जाता है। तो ये एक 3 फेज है इसके, जो हर किसी व्यक्ति को पूरे करने हैं, और 90% लोग पहले फेज में ही आउट हो जाते हैं। और हमारे पास भीलवाड़ा का एक बहुत शानदार अवसर है, क्योंकि जो सेकंड फेज से थर्ड फेज में जाना चाहते हैं, जो फर्स्ट फेज से थर्ड फेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये मौका है। क्योंकि सही समय पर किया गया सही कार्य आपको बड़े परिणाम देता है। और अभी सही समय और सही कार्य है भीलवाड़ा की तैयारी कराना। भीलवाड़ा की तैयारी आप जितना ज़्यादा करा सकते हैं उतना ज़्यादा कराएं, क्योंकि आपकी टीम काम कर रहे, इसमें आपका बस नहीं चलेगा जी। इसमें बस चलेगा उनके विजन का, उनकी सोच का, जो भीलवाड़ा के जाने के बाद ही क्लियर होगी उनकी। और हमारी परिवर्तन एकेडमी 11-12 जुलाई को भीलवाड़ा में बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें सेलिब्रेशन प्रोग्राम रखे हमने न्यू वाइटल अचीवर के। जो न्यू वाइटल अचीवर बनेंगे मई और जून के महीने में, मई जून के महीने में उनको सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। जो ग्रोथ वाइटल अचीवर बनेंगे मई जून के महीने में, उनको सर्टिफिकेट से स्टेज पर सम्मानित किया जाएगा। न्यू रॉयल्टी एंड अब जो भी साथी आएंगे उनको स्टेज पर ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया जाएगा। तो ये मौका हमारे पास है भीलवाड़ा में शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने का। तो आप लोग वहां पर अवश्य जाएं और इस तरह के सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, थोड़ा सा 2-4 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ले लिए प्रेजेंटेशन में। और मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में देवेंद्र जी हैं, शायद देवेंद्र जी या सर जी जो भी हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। जी सर, जी सर। एक्चुअली मैं और मैडम मैडम भी इधर पास में बैठ के सुन रहे थे, तो लग रहा था कि ये 3-4 घंटे की सेशन जैसा आपने एक सेशन में हमें दे दिया। और मैं नोट कर रहा था, फिर नोट करना बंद हो गया, मैं स्क्रीनशॉट लेना चालू किया। इतनी फास्ट इतने सारे कवर कर दिया आपने, तो मुझे लगता है बिल्कुल मंत्रमुग्ध वाले चीज। और आज लग रहा था 280 से ज्यादा लोग लगभग लगभग लास्ट तक टिके थे। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होगा। आपने सारी चीजों को कवर किया, शुरुआत से लेके टॉप अचीवमेंट तक। क्या करना है, विजन भी था, मिशन भी था, कर्म भी था, परिणाम भी था, सब कुछ था उसमें। तो सर 2-3 लोग ले लें सर।
जी विनोद जी सर। बिल्कुल। तो चलो, जो फर्स्ट लेजेंड करेंगे उन्हीं को लेंगे। सबसे पहले जन्मेजय जी एंड मिस्टर एंड मिसेस जन्मेजय बारिक जी। जी नमस्ते सर। तो मैं आज कुछ बोलना नहीं वाला नहीं था। तो पुष्कर सर जी का जो बात आज सुन के इतना मतलब भावुक हो गया, तो मैं वो रुक नहीं पा रहा हूँ। तो एक ही बात में, टाइम कम है, एक ही बात बोल रहा हूँ। तो सर जी को डाटा जो निकले ना, तो हम लोग का कोई डाटा इसलिए निकाले कि तो हम लोग को विजन मतलब और विश्वास और भरोसा के लिए ये इतना डाटा हम लोग के लिए निकला है। हम लोग कोई ये डाटा जरूरी नहीं, मतलब एक बार विश्वास और भरोसा हो जाएगा तो ये काम कुछ भी नहीं है। रामविलास पासवान के जो 2014 का जो 14 का बात, और पीयूष गोयल का जो रिसेंट 2024 का जो बात, तो इतना हम लोग के लिए दिक्कत है। और प्रोडक्ट और कॉन्सेप्ट के लिए टोटल कंप्लीट बात, और फ्यूचर विजन विजन के लिए वो जो बात होता है। और जब अब अभी तो जो पी अनंत नागेश्वर जी को बात जो बोले, तो इतना डाटा हम लोग के लिए निकल है ना, हम लोग को ये इसमें। और फ्यूचर की वर्किंग स्ट्रेटजी निकले पर मंथ और पर वीक और पर डे का जो वर्किंग स्ट्रेटजी, तो इसका ऊपर काम करेंगे सर 100% तक। जी जी, नमस्ते सर। बिल्कुल बिल्कुल। जयंत जी, फटाफट। जी सर, थैंक यू सर। सर इस सिस्टम को, जैसे सर जब जितने सारे चीज दिखाएं, इस सारी चीज को करने के लिए पेशेंस की बहुत जरूरी है। पेशेंस के साथ टिकना चाहिए। और बोला जाता है कि एक मेरे माइंड में एक आइडिया आइडिया है कि एक बीज होता है और मिट्टी में दफनाया जाता है उसको उगने के लिए। यदि हम आज बोएंगे और काल खोद के देखेंगे कि उसको हुआ कुछ हुआ नहीं, वो मर जाता है। इसी तरह हमारा सिस्टम को करने के लिए आपको पेशेंस की बहुत आवश्यकता है। तो हम भी सर टिके हैं पेशेंस के साथ और आगे बढ़ रहे हैं। और इसकी जो ग्रोथ भी हम भी ले रहे हैं, तो आगे भी इस तरह सभी साथी करते रहेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सर। जी श्रीमन जी। जय सिंह सर। एक्चुअली मैं एक ही चीज बोलूंगा, आज सबसे बेस्ट प्रोग्राम तो सर का हुआ। और तो मैं बोलूंगा जितने भी हमारे बुधवार प्रोग्राम होते हैं सबसे बेस्ट आज हुआ एक्चुअली। और आज भी अच्छा, मतलब सर ने जो भी बात की है मैं बोलूंगा नहीं, अभी टाइम नहीं है। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा विनोद सर को, जो हर बुधवार हर महीने में एक बार सर का प्रोग्राम होना चाहिए। तो पूरा क्या बोल, मैं थोड़ा रास्ता था तो जुड़ नहीं पाया, मतलब जो ऑडियो पे। थैंक यू सर। ओवर टू सर। नहीं, एक कंडीशन है कि इस प्रोग्राम क्योंकि हमारे क्लोजिंग के नज़दीक है, तो दिखाना पड़ेगा परिणाम पे, तब जाके ग्रांट होगा सर, तभी जाके ग्रांट करना। थैंक यू, थैंक यू। यस भाई भाई। जी ये महाभारत खत्म होने के लिए 18 दिन लगा था, लेकिन आज पीएस महाराज ने पूरा 40-50 मिनट खत्म कर दिया। थैंक यू। बिल्कुल सर। विश्वजीत जी। जी यस सर। सर थैंक यू सर। सर एक चीज सर का मतलब बढ़िया लगा सर कि इतना कम समय में सर पूरा चीज को सर हमारे सामने रख लिया। और बाकी पूरा विजन मिशन और जो भी पेशेंस है पूरा चीज को सर इतना कम समय में पूरा नॉन स्टॉप जैसे कि बताया हम लोग। धन्यवाद है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिला और ऐसा गुरु के साथ भी हम लोग है जो कि हम लोग से ही चुना चुना किया और आगे तक भी बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे। तो आज का प्रोग्राम सर बिल्कुल जबरदस्त था और धन्यवाद सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू। तो मैं कहूँगा सर को लास्ट फाइनल टचअप से पहले एक लाइन बता देना चाहता हूँ सर। ये ट्रेलर था। अगर आपको फिजिकली सर को मैंने एलडीपी लिया है 15 और 16 अगस्त, इसकी टिकट भी आ गया है। तो फिजिकली सर को हम लोग के ट्रेनिंग रहेगा, एलडीपी ट्रेनिंग। तो पूरी टीम हमारा है, तो एक कटक में होगा, एक बोगराई में होगा। तो आप अपनी सीट बुक करें क्योंकि बहुत लिमिटेड हॉल के अंदर हम कर रहे हैं। अभी मैं बिल्कुल चलेंगे हमारे रेस्पेक्टेड विनोद शर्मा और सुमन मैम है, तो मैम से एक लाइन सुनेंगे और सर से कंक्लूजन मैसेज। थैंक यू। ओवर टू यू मैडम। यस, वेलकम। जी थैंक यू देवेंद्र जी। और सभी को जय आरसीएम। आज मेहरा जी की जर्नी है जो हम काफी सालों से जानते हैं, एक दूसरे के नजदीक हैं, उनसे मिलने का, पर्सनली मिलने का मतलब मौका मिलता रहता है। तो आज उन्होंने बड़े ही सरल और अच्छे तरीके से बताया कि आरसीएम क्या है, क्यों करना चाहिए, और कैसे हम अपने विजन को बढ़ा करके, अपनी सोच को बढ़ा करके, अपने दायरे को और बढ़ाकर हम कैसे इसमें सफल हो सकते हैं, और सफल बनने के लिए हमें कैसे अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है। तो मेहरा जी के बारे में सब जानते ही हैं।
बहुत एक अच्छे और बड़े लीडर हैं। थैंक यू। जय आरसीएम। जी सर, आपकी फाइनल मैसेज। जी सर। जी जी, सभी साथियों को बहुत बहुत दोबारा फिर बधाई। और इसी प्रकार से हम लोगों को आगे बढ़ते जाना है। जिस प्रकार से आज मीरा जी को आप सबने सुना, हम सब साथियों को सुनना चाहते हैं। सब साथी आप इसी प्रकार से यहाँ पे आए, ये द्वार सभी के लिए खुले हैं। लेकिन इस द्वार पे आने के लिए आपको उस द्वार पे कैसे आ जाए वो बनना बहुत जरूरी है। और हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका, आपकी कहानी का, आपकी स्टोरी का, आपकी सारी बातें हम लोग सुनते रहें। चाहे कितना समय आप लोग ले, हम सुनते रहेंगे, आप सुनाते रहिए। इसी प्रकार का साथी हमको बनना है। और आज जो भी बातें अपने बीच में रही मीरा जी के द्वारा, बिल्कुल शानदार, स्टीक और जेन्युइन चीजें यहाँ पर अपने बीच में सब शेयर हुई। अब हमारा काम जो है वो है इनको मानना, इनको फॉलो करना और आगे बढ़ना। अर्निंग लर्निंग कहते हैं ना, लर्निंग के बाद अर्निंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। लर्निंग के बाद अगर अर्निंग नहीं हुई तो लर्निंग भी किसी काम की नहीं होती। ये दोनों जुड़ाव है एक दूसरे से। हम लर्निंग इसीलिए यहाँ पर साथियों बार बार इसको फोकस किया जाता है, ताकि हमारी अर्निंग बढ़े, हमारी ग्रोथ बढ़े, हमारी टीम बढ़े। और इसी प्रकार से हम लोग ग्रो करते हुए आगे बढ़ते जाएं। तो आज सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लास्ट तक बने रहे, जुड़े रहे। और स्पेशली मीरा जी का धन्यवाद जिन्होंने अपना समय दिया। और इन्हीं बातों के साथ अपनी सभी ओर से साथियों बातों को विराम देते हुए इस मीटिंग को आज यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम। थैंक यू, थैंक यू। जय जय आरसीएम। श्री राम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय